वीडियो में हमने जो फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ देख लिए थे और फिर सेम वैसे ही फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स देख लिए थे। और उसके बाद हमने सिस्टम ऑफ यूनिट्स देखे थे और हमने 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स देखे थे। सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट और एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। तो अब यहाँ पे हमने एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट उसके कुछ एडवांटेज देखने। ठीक है, अभी अब बेसिक सी चीज़ें चलेंगी और वैसे चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपका एरर और दूसरा डायमेंशन। ठीक है, तो अब हम पहली जो इसकी एडवांटेज है वो देख लेते हैं। तो पहले जो एडवांटेज दे रखी है कि एसआई इज़ अ कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, तो जो एसआई सिस्टम है हमारा वो कोहेरेंट सिस्टम ऑफ क्या है, यूनिट है। और इसका हमने कंसेप्ट ऐसे क्यों लिया, ये एडवांटेज क्यों लिया, क्योंकि जितनी भी डिराइव्ड यूनिट्स हैं वो हमें फंडामेंटल यूनिट्स के मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न से ही मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसे कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट लिया है। और न्यूमेरिकल फैक्टर जो हमें इसमें मिलता है उसे हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यूनिट्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके हमें डिराइव्ड यूनिट्स ऑब्टेन हो जाती हैं। ठीक है, तो जब मैं आपको आगे डायमेंशन पढ़ाऊंगा तब मैं आपको ये समझाऊंगा कि देख लीजिए किस तरीके से यूनिट से ही हम, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट से ही हम डिराइव्ड क्वांटिटी की यूनिट्स ऑब्टेन कर रहे हैं। तो फर्स्ट एडवांटेज, एसआई सिस्टम इज़ अ कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। सेकंड वो क्या है, तो एसआई सिस्टम या यूनिट इज़ अ रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, तो जो एसआई सिस्टम है वो रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, क्योंकि ये क्या होता है, एक ही यूनिट रिप्रेजेंट करता है एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के लिए। ठीक है, इट यूजेज ओनली 1 यूनिट फॉर अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। इंटरनेशनल लेवल पे एसआई यूनिट वो सेम रहती है। ठीक है, कैसे, तो अब आप देखिए एग्जाम्पल मैंने लिया है कि फॉर्म्स ऑफ एनर्जी अलग अलग होती है। ठीक है, हमें पता है। और वैसे अगर हम एसआई सिस्टम के बाहर अगर हम बात करें, ठीक है, जैसे मैकेनिकल एनर्जी को हम जूल में मेज़र करते हैं, लेकिन वही हीट एनर्जी उसे हम कैलोरी में मेज़र करते हैं, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम वॉट आवर, ठीक है, वॉट इंटू में आर इसमें मेज़र करते हैं। लेकिन अगर हमने एसआई सिस्टम कंसिडर किया तो चाहे कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी हो, ठीक है, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे हीट हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, सबकी एसआई यूनिट क्या लेते हैं, जूल। तो इसलिए इसे हमने रैशनल सिस्टम ऑफ क्या कंसिडर किया, यूनिट्स। ठीक है, तो थर्ड एसआई इज़ अ मीट्रिक सिस्टम। तो एसआई इज़ अ मीट्रिक सिस्टम, इसका क्या कंसेप्ट है, तो इसका यही कंसेप्ट है कि यहाँ पे ज़्यादातर जो भी हम कन्वर्जन करते हैं वो जो होते हैं वो 10 के मल्टीपल्स में ही होते हैं। ठीक है, तो द मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ एसआई यूनिट्स कैन बी एक्सप्रेस एज पावर ऑफ 10। ठीक है, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम आ जाता है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर आ जाता है। तो इस तरीके से मल्टीपल ऑफ 10 के टर्म्स में हम वो रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो ये मीट्रिक सिस्टम है, ये भी एक एडवांटेज है। फोर्थ इसका एडवांटेज दिया हुआ है कि एसआई इज़ एन एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, तो एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, तो यहाँ पे 2 तरीके के यूनिट्स होते हैं। एक तो होता है एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट और दूसरा कहलाता है ग्रेविटेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो अगर मैं आपको इसे समझाऊं, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, इसे मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। अगर नॉर्मली हम एक्सीलरेशन की बात करते हैं तो हम ए लेते हैं। ठीक है, एक्सीलरेशन हमारा ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और ए अगर हम ले रहे हैं तो वो हमारा एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर आएगा। लेकिन अगर हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी कंसिडर करेंगे तो वो फिर एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर नहीं आएगा, वो फिर ग्रेविटेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर आ जाता है। तो इस तरीके से एसआई सिस्टम वो एब्सोल्यूट सिस्टम पे काम करता है, ना कि ग्रेविटेशनल सिस्टम या ग्रेविटेशनल यूनिट पे। ठीक है, तो द यूज ऑफ जी इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये एक हो गया एक और एडवांटेज। उसके बाद हम यहाँ पे फिफ्थ एडवांटेज देख लेते हैं। तो फिफ्थ एडवांटेज तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट है। ये तो हमने स्टार्टिंग में ही कहा था कि जो हमारा एसआई सिस्टम है वो नाम पे ही आ रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे सेम होगा। अगर किसी एक कंट्री में लेंथ की एसआई यूनिट मीटर ले रहे हैं तो इंटरनेशनली जब डील होगी, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होंगे सब्सटेंसेस के, तो लेंथ उनका मीटर में ही मेज़र करेगी अलग अलग कंट्री।
ऐसे ही मास के लिए भी ऐसा यूनिट। तो इंटरनेशनल लेवल पे कौन सी सिस्टम को कंसीडर करते हैं, प्रेफर करते हैं, एसआई सिस्टम को। अब आपको एक यहाँ पे एक टेबल दिख रही होगी, तो ये जो टेबल है मैंने सिर्फ इसीलिए दे रखा है ताकि आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि जहाँ पे हमें कैलकुलेशन या न्यूमेरिकल में 10 की मल्टीपल्स आते हैं, तो जो 10 के मल्टीपल्स आते हैं उनको हम एक पर्टिकुलर प्रेफिक्स देते हैं, ठीक है। तो जैसे आपको पता होगा किलो, तो किलोग्राम लिखते हैं, ग्राम के आगे हमने क्या लगा दिया, किलो। तो किलो एक प्रेफिक्स है और किलो की वैल्यू फिक्स है 10 की पावर 3, 1000 होती है तो 10 की पावर 3, ठीक है। इस तरीके से आपको जो है सेंटी कहीं पे यूज़ होता है, तो जो सेंटी वर्ड यूज़ होता है वो भी एक प्रेफिक्स है और उसकी कहीं पे भी जाओगे वैल्यू क्या आएगी, 10 की पावर -2। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर हमारे और भी प्रेफिक्सेस यूज़ होंगे तो आप देख लीजिए, किलो तो मैंने आपको कहा वो यूज़ होगा, एक मेगा 10 की पावर 6 ये भी आपको कई जगह दिखेगा, एक गीगा 10 की पावर 9, ठीक है, ये आपको एक दिखेगा। और तो सेंटी यूज़ होता है, मिली आपको यूज़ होगी, तो मिली की वैल्यू 10 की पावर -3 होती है। एक आपको माइक्रो भी दिखेगा, जो यूज़ होंगे मैं उनके नाम ले रहा हूँ, 10 की पावर -6। एक नैनो यूज़ होगा प्रेफिक्स 10 की पावर -9, और एक पीको 10 की पावर -12, और एक फेम्टो। इस फेम्टो को हम फर्मी भी वर्ड यूज़ करते हैं 10 की पावर -15। तो ये क्या है, तो कैलकुलेशन में कहीं पे मान लो हमें न्यूमेरिक वैल्यू दी हुई है और लिख दिया 5 पिकोमीटर, तो 5 पिकोमीटर लिखा है, तो उस पिकोमीटर को आप मीटर में चेंज करोगे तो उस पिको की जगह आप कितना लिखोगे, 10 की पावर -12, ठीक है। तो इसके लिए ये मैंने टेबल आपको दिखा दिया कि आप देख लीजिए, इसमें जो है वैल्यूज़ हैं ये प्रेफिक्स होते हैं और प्रेफिक्स के अकॉर्डिंग 10 के मल्टीपल्स है और 10 के मल्टीपल्स के अकॉर्डिंग प्रेफिक्स यूज़ होता है। अब हमने क्या करना है, तो हमने एक पढ़ा था प्लेन एंगल, और प्लेन एंगल की मैंने आपको ऐसा यूनिट क्या बताई थी, रेडियन। और फिर मैंने आपको ये भी कहा था, अब मैथ्स हो या फिजिक्स हो, आपने अब एंगल डिग्री में नहीं, किस में लेना है, रेडियन में। तो नॉर्मली जो एंगल हम लेते हैं डिग्री में लेते थे, पर एंगल हमारा मिनट में भी होता है और एंगल हमारा सेकंड में भी होता है, ठीक है ना। किसी ग्लोब में अगर आप किसी पर्टिकुलर प्लेस की लोकेशन आपने कभी देखी होगी, तो उसमें लिखा रहता है कुछ 50 डिग्री, 20 मिनट और 75 सेकेंड। तो उस तरीके से वो उसकी क्या बता रहा है, पोजीशन बता रहा है एंगल के टर्म्स में। तो डिग्री के लिए जो सिंबल आता है तो सबस्क्रिप्ट में वही हमने नॉट का सिंबल लगाते हैं। मिनट के लिए जो सिंबल आता है एक डैश लगता है और सेकंड के लिए ऊपर 2 डैश लगते हैं। अब हमने करना क्या है, तो हमने तो एंगल जो है वो अब प्लेन एंगल रेडियन में लेना, पर अगर न्यूमेरिकल में एंगल हमें अगर डिग्री में दिया हो या फिर हमें मिनट में दिया हो या फिर सेकंड में दिया हो, तो फिर कंपल्सन हो जाती है कि उन्हें किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो हम तो कन्वर्ट कर देंगे, पर हमें पता तो हो कि 1 डिग्री में कितने रेडियन है, या 1 मिनट में कितने रेडियन है, या फिर 1 सेकंड में कितने रेडियन है। तो उसके लिए यहाँ पे हमें क्या है, रिलेशन देखना है इन सब के बीच में। तो आइए इन सब के बीच में हम रिलेशन देख लेते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये जो अभी हम रिलेशन देखेंगे ये हमारे एनसीईआरटी में चैप्टर 2 का सबसे पहला एग्जाम्पल है। तो अब हेडिंग आप देख लीजिए, कन्वर्जन ऑफ एंगल्स इन डिग्री, मिनट्स एंड सेकेंड, ठीक है। तो जो डिग्री, मिनट और सेकेंड में है उसे किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो आप अगर ऐसे समझिए, आपने एक सर्कल पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लिया, ठीक है, सर्कुलर पाथ का आपने एक राउंड कंप्लीट कर लिया, तो डिग्री में आप क्या कहते हैं, कितना एंगल का फॉर्म किया आपने, तो 360, ठीक है ना। 1 सर्कल है तो पूरा कितने का एंगल होता है, 360 डिग्री का। लेकिन रेडियन में वही वैल्यू क्या होती है, 2 पाई। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे पाई 180 मत ले लीजिएगा, कहीं आप सोचो कि 360 डिग्री है और 2 पाई है, तो आपने यहाँ पाई कितना रख दिया, 180, और 360 डिग्री दोनों साइड कैंसिल कर दिया और कहानी ख़त्म हो गई। आपने कह दिया 1 डिग्री 1 रेडियन के इक्वल है, नहीं। यहाँ पे जो पाई है वो हमारा कौन है, 22/7 या 3.14। तो ये कंसेप्ट जो है 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन, ये आप मैथ्स में भी पढ़ोगे, तो ये कंसेप्ट हमारे पास है। अब इसी रिलेशन को यूज़ करके हमने डिग्री, मिनट और सेकंड की वैल्यू रेडियन में निकालनी है। तो कैसे,
तो 360 डिग्री जो है वो 2 पाई रेडियन है। तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा, तो 2 पाई बाई 360 रेडियन। ठीक है, 1 डिग्री कितना आया, 2 पाई बाई 360 रेडियन। अब इस कैल्क से आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो 2 इंटू में आप क्या लिखोगे, 3.14, ठीक है, अपॉन में क्या आएगा 360। तो 2 इंटू में 3.14 अपॉन में 360 जब आप सॉल्व करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। मतलब 1 डिग्री में कितने रेडियन हुए, तो 1 डिग्री में आपके कितने रेडियन हो गए, 1.744 इंटू 10⁻², रेडियन। ये एक रिलेशन आ गया हमारे पास। अब हमने मिनट का रेडियन के साथ लेना है। तो 1 डिग्री में इतने रेडियन है, पर 1 डिग्री में 60 मिनट भी होते हैं। ठीक है, यहाँ 60 मिनट मैंने लिखा और मिनट का सिंबल आप देख लीजिए, यहाँ ऊपर डैश लगा रखा। तो 1 डिग्री में इतने रेडियन है और 1 डिग्री में 60 मिनट भी है। तो इसे हम ऐसे कहेंगे 60 मिनट में 1 डिग्री, और 1 डिग्री कितना है 1.744 इंटू 10⁻² रेडियन। तो इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि 60 मिनट इक्वल टू कितने आ जाएंगे अब, तो 1.744 इंटू 10⁻² रेडियन। ठीक है, मैंने अब ऐसे लिख दिया। तो 60 मिनट में इतने रेडियन है, 1 मिनट में कितने रेडियन होंगे, तो आप बता देंगे कि 60 अपॉन में चला जाएगा। तो देखिए चला गया 1.744 इंटू 10⁻² अपॉन में क्या आ गया 60। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1 मिनट में कितने रेडियन आ जाएंगे, 2.91 इंटू 10⁻⁴ रेडियन। अब ये रिलेशन हमारा मिनट और रेडियन में आ गया है। अब हमारे सेकंड और रेडियन में रिलेशन चाहिए। तो 1 मिनट में इतने रेडियन है, पर 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 60 सेकंड में कितने रेडियन हो जाएंगे, कितने मिनट है, तो 1। ठीक है, 60 सेकंड में कितने मिनट है, तो 1 मिनट है। ठीक है, तो इसे मैंने ऐसे ऐसे आते हैं। तो ये 60 सेकंड में 1 मिनट और साथ ही साथ 1 मिनट में 2.91 इंटू 10⁻⁴ रेडियन है। तो तीनों आपस में इक्वल हुए। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, लिखेंगे भाई 60 सेकंड इक्वल टू कितना, 2.91 इंटू 10⁻⁴ रेडियन। तो 60 सेकंड में इतने रेडियन, तो 1 सेकंड में कितने होंगे, तो आप इस वैल्यू को 60 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, और सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी तो 4.85 इंटू में 10⁻⁶ रेडियन। तो अब आपके पास रिलेशंस आ गए हैं डिग्री और किस में, रेडियन में। ये रही ऊपर रिलेशन। सेम वैसे ही आपके पास रिलेशन आ गया मिनट और रेडियन में, वो ये रही रिलेशन। और आपके पास रिलेशन आ गया सेकंड और रेडियन में, तो ये आ गया। अब अगर किसी न्यूमेरिकल में एंगल आपको डिग्री में दिया है तो आप रेडियन में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको मिनट में दिया एंगल तो आप रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर एंगल अगर सेकंड में दिया है तब भी आप उसे किस में, रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है ये रिलेशन देख लिया। अब जो है हमने यहाँ पे जो है क्या कंसेप्ट लेना है, तो हमने जो है चैप्टर का नाम था यूनिट्स एंड मेज़रमेंट, तो हमने यहाँ पे मेज़रमेंट करनी है। तो हम यहाँ पे अब मेज़रमेंट किसकी कर लेते हैं, तो हमने जो यहाँ पे अब मेज़रमेंट देखनी है वो हम देख लेते हैं किसकी, लेंथ की। तो अब हमने यहाँ पे मेज़रमेंट ऑफ क्या देखना है, लेंथ। ठीक है, मेज़रमेंट ऑफ लेंथ अब हमने यहाँ पे देख लेना है। तो जो मेज़रमेंट ऑफ लेंथ हमने देखना है तो इसे हम एक तो विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेज़र कर सकते हैं, और दूसरा जो है विदाउट इंस्ट्रूमेंट। तो विदाउट इंस्ट्रूमेंट मतलब इनडायरेक्ट मेथड। तो हमने मेथड बहुत सारे होते हैं इनडायरेक्ट मेथड, लेकिन हमने जो मेथड पढ़ना है वो कौन सा है, पैरेलैक्स मेथड। ठीक है, तो उससे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे लिखा होगा द मॉडरेट लेंथ, मतलब ना ही बहुत स्मॉल लेंथ ना ही बहुत लार्ज लेंथ। तो उसे हम डायरेक्टली मेज़र करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिवाइस, चाहे मीटर रॉड ले लिया या वर्नियर कैलिपर्स ले लिया या स्क्रू गॉज ले लिया या स्पैरोमीटर। तो ये सब इंस्ट्रूमेंट्स है जिससे हम लेंथ मेज़र करते हैं। ठीक है, जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो आप ये इंस्ट्रूमेंट देखोगे। तो ये तो हो गया मॉडरेट लेंथ के लिए। लेकिन अगर बहुत ही लार्ज लेंथ है, ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी 2 प्लैनेट्स के बीच की लेंथ या डिस्टेंस, ठीक है, या अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस या अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस, तब तो आप मीटर रॉड लेके या मीटर स्केल लेके मेज़र नहीं करने जाओगे। तो उस केस में क्या है, इनडायरेक्ट मेथड यूज़ होता है। और जो इनडायरेक्ट मेथड हमने पढ़ना है वो कौन सा है, पैरेलैक्स मेथड। तो आइए इस मेथड को हम समझ लेते हैं।
तो इस पैरेलैक्स मेथड में क्या होता है, तो कुछ टर्म्स यूज़ होते हैं और एक हमें फॉर्मूला मिलेगा और वो फॉर्मूला हमारा प्लेन एंगल का ही फॉर्मूला है। ठीक है, प्लेन एंगल का फॉर्मूला क्या था, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन में रेडियस, तो वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा। तो पैरेलैक्स मेथड में क्या किया, आप इस फिगर में से समझिए, ये एक ओ हमने रिप्रेजेंट किया है, मान लीजिए ये ओ कोई एक प्लैनेट है, ठीक है, और हम अर्थ में है अपने, तो अर्थ से जो है उस प्लैनेट का डिस्टेंस चाहिए। तो क्या करेंगे, अर्थ पे हम दो ऑब्जर्वेटिंग पॉइंट्स लेंगे। आपको ये जो एल और आर दिख रहा है, ये अर्थ पे दो ऑब्जर्वेटिंग पॉइंट्स हैं और इन दोनों ऑब्जर्वेटिंग पॉइंट से हम उस पर्टिकुलर प्लैनेट को देखेंगे, जिसके कारण क्या होगा, उस प्लैनेट पे इन दो ऑब्जर्वेटिंग पॉइंट्स के कारण एक एंगल कंस्टिट्यूट होगा जो आपको यहाँ थीटा दिख रहा है। ठीक है, और दो जो हमारे ऑब्जर्वेटिंग पॉइंट थे उसके बीच की एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होगी जिसे हमने बी से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कितने, तो दो नाम आएंगे, एक आपको मिलेगा कौन सा, बेसिस, एक आपको मिलेगा कौन सा, पैरेलैक्टिक एंगल। तो बेसिस क्या हो जाता है इस केस में, ये जो बी हमने लिया है, जो एल आर के बीच का डिस्टेंस है, वही बेसिस कहलाता है। और उसे डिफाइन क्या करते हैं, तो आप यहाँ देख लीजिए, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड द बेसिस। तो जिस दो अलग अलग पॉइंट से हमने किसी एक कॉमन ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया, तो उन दो ऑब्जर्वेटिंग पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो बेसिस है। अब जो है पैरेलैक्टिक एंगल, तो मैंने कहा ये जो थीटा है ये पैरेलैक्टिक एंगल है। तो ये क्या है, तो दो ऑब्जर्वेटिंग पॉइंट से जब उसे पर्टिकुलर कॉमन ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया तो वहाँ एक एंगल कंस्टिट्यूट हुआ, उसी एंगल को हम नाम देते हैं पैरेलैक्टिक एंगल। तो द एंगल सबटेंडेड बाय द बेसिस एट द ऑब्जेक्ट, ठीक है, बेसिस के कारण ऑब्जेक्ट पे जो एंगल सबस्टेंड होगा, कंस्ट्रक्ट होगा, वही क्या कहलाता है, पैरेलैक्टिक एंगल। ठीक है, और इस तरीके से ये दो चीज़ें यूज़ हो गई। पर हमें ना थीटा फाइंड आउट करना था ना हमें बी, हमें तो अर्थ से उस प्लैनेट का डिस्टेंस चाहिए। तो उस डिस्टेंस को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, एस। ठीक है, पहले ऑब्जर्वेटिंग पॉइंट से ओ का डिस्टेंस, उसे भी हमने एस लिया, दूसरे ऑब्जर्वेटिंग पॉइंट से ओ का डिस्टेंस, उसे भी हमने एस लिया, और हमने यही एस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या होता है, बैकग्राउंड के रेस्पेक्ट पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन शिफ्ट होती है। ठीक है, क्या कहा मैंने, बैकग्राउंड के रेस्पेक्ट पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन शिफ्ट होती है, तो उसी के लिए वर्ड यूज़ होता है पैरेलैक्स, और उस बेसिस पे नाम बन गया पैरेलैक्स मेथड। ठीक है, अब मैंने आपको ये समझाया, या आप सोचिए ये दो अलग अलग ऑब्जर्वेटिंग पॉइंट से ऑब्जर्व करने से कैसे एंगल कंस्टिट्यूट हो रहा है। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि आपने कोई पेन आपसे अपने आई के थोड़े डिस्टेंस पे रख दिया। ठीक है, हैंड जहाँ तक आपका स्ट्रेट हो रहा है वहाँ पे आपने एक पेन रखा है और पीछे कोई आपकी दीवार है। ठीक है, अब आप अपना लेफ्ट आई क्लोज करिए और राइट आई से उस पेन को देखिए, तो विद रेस्पेक्ट टू वॉल आपको उस पेन की एक पोजीशन लोकेट होगी। अब आप क्या करिए, राइट आई क्लोज करिए और लेफ्ट आई से उसी पेन को देखिए, विद रेस्पेक्ट टू बैकग्राउंड या वॉल, अब उसकी पोजीशन थोड़ी शिफ्ट होगी। तो इस तरीके से दो आईज जो है हमने 1 बाई 1 ऑब्जर्व किया, तो ये दोनों आईज हमारे लिए ऑब्जर्वेटिंग पॉइंट्स हो गए, और उस पर्टिकुलर पेन पे यहाँ से अगर हम लाइन कंसिडर करें तो एक एंगल फॉर्म होगा, वो हमारा पैरेलैक्टिक एंगल है, और हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हमने प्लेन एंगल का फॉर्मूला पढ़ा था, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ जो पैरेलैक्टिक एंगल है उसका फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन में रेडियस। अब आइए फिगर में, तो फिगर में जो आर्क होगी वो कौन सी होगी, तो आर्क जो होती है वो एंगल के सामने फॉर्म होती है, तो ये थीटा के सामने ये जो एल आर है, यही तो हमारा कौन है, लेंथ ऑफ आर्क। और रेडियस कौन होगा, तो चाहे आप एल ओ बोल लीजिए या आर ओ, मतलब हमारे अर्थ से उस प्लैनेट का डिस्टेंस। तो फॉर्मूले जो है पैरेलैक्टिक एंगल, आप देख लीजिए फॉर्मूला, पैरेलैक्टिक एंगल इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन में क्या आया, रेडियस। पैरेलैक्टिक एंगल को हमने थीटा से रिप्रेजेंट किया है, लेंथ ऑफ आर्क हमारा इस केस में बेसिस है तो हमने बी लिख दिया है, और जो रेडियस है वो हमारा एस है तो हमने एस लिख दिया है। नॉर्मली हमने एस निकालना होता है, तो एस का फॉर्मूला यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, बी बाय थीटा। ठीक है, आप कुछ न्यूमेरिकल्स में थीटा भी निकालने दे देंगे, तो उस केस में एस और बी हमें गिवन होगा। ठीक है,
तो ये एस और बी कोई यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आ गया, और एंगल का जो यूनिट आएगी वो हम क्या लिखेंगे, रेडियन। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या है, पैरेलैक्स मेथड है। अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे आइए पहला एग्जांपल हम यहाँ देख लेते हैं। तो हमें यहाँ जो पहला एग्जांपल दिया है कि डिस्क्राइब अ मेथड टू मेज़र द डायमीटर ऑफ द मून और एनी प्लैनेट। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको मेथड समझाया, उसमें मैंने जैसे एग्जांपल लिया, वैसे यहाँ पे भी क्या है, एक एग्जांपल ही हमें समझना है। तो कह रहा है एक मेथड बताइए जिससे हम मून का डायमीटर फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, और किसी प्लैनेट और एनी प्लैनेट। तो हमने क्या देख लीजिए, अर्थ हमें दिख रहा है। अब मून जो है हमारा वो ये रहा। ठीक है, मून हमारा ये है। तो इस मून से हम 2 पॉइंट्स कंसीडर करेंगे और अर्थ पे एक एंगल फॉर्म करेंगे। ठीक है, आप समझ रहे हैं। अब हमें यहाँ पे डायमीटर ऑफ मून निकालना है, तो हम जो 2 ऑब्जर्वेटिंग पॉइंट है वो मून पे कंसीडर करेंगे। आपको मून पे जाके ए और बी पॉइंट पे नहीं जाना है, आप अर्थ से ही क्या करोगे, किसी एक पॉइंट पे खड़े होके मून के एक एंड को देखोगे और फिर उसी पॉइंट से दूसरे एंड को देखोगे। तो अब एंगल फॉर्म होगा वो मून पे नहीं, अर्थ पे फॉर्म होगा। क्यों अर्थ पे फॉर्म करना ज़रूरी है, क्योंकि हमें डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून नहीं निकालना है, हमें डायमीटर ऑफ मून निकालना है। तो डायमीटर जो है वो एक तरीके से बेसिस का काम कर रहा है। तो बेसिस अब हमने अर्थ पे नहीं, कहाँ बनाना है, मून पे बनाना है। ठीक है, आप समझ रहे हो। तो ये ए और बी हम हमारे अकॉर्डिंग ऑब्जर्वेटिंग पॉइंट्स है, पर हम मून पे जाके यहाँ ए और बी पे खड़े नहीं हुए, हम अर्थ की एक जगह पे खड़े होके इस ए और बी पॉइंट्स को देखेंगे। तो एंगल जो है वो कॉमन पॉइंट अर्थ है, तो वहाँ पे फॉर्म हुआ। और ये ए बी जो है यही डायमीटर ऑफ मून है, और बीच का डिस्टेंस हमने एस ले लिया। फॉर्मूला हमारा साफ है। फॉर्मूला हमारा क्या था, प्लेन एंगल या पैरेलैक्टिक एंगल इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन में रेडियस। तो थीटा जो हो जाएगा वो आर्क कितनी है, ए बी जो डायमीटर है, और जो रेडियस है वो ये ओ ए बोल लीजिए या ओ बी बोल लीजिए, जो कि एस है। तो देखिए थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ए बी अपॉन में हमने क्या लिख दिया, ओ बी। ए बी क्या है, डायमीटर, और ओ बी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। तो इस तरीके से हमें तो डायमीटर फाइंड आउट करना है। तो डायमीटर आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इनटू में पैरेलैक्टिक एंगल। तो इस केस में हमें क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून गिवन होगा और पैरेलैक्टिक एंगल भी गिवन होगा। तो उस तरीके से हम बेसिस, अगर हमने जो कंसेप्ट पढ़ा उसके अकॉर्डिंग ये डी हमारे लिए क्या है, बेसिस है। तो ये डायमीटर ऑफ मून हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप कंसेप्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा कि लीनियर डायमीटर इक्वल टू डिस्टेंस इनटू में एंगुलर डायमीटर। तो ये जो थीटा है, जिसे हमने पैरेलैक्टिक एंगल बोला था, जिसे हमने प्लेन एंगल बोला था, इसको एक और नाम देते हैं एंगुलर डायमीटर। तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा कि ये डायमीटर है, डायमीटर तो है लेकिन इन टर्म्स ऑफ एंगल तो वो थीटा ही होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा पहला एग्जाम्पल था। अब आइए अब एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जो हम न्यूमेरिकली सॉल्व करके देखेंगे। तो इसमें आप जो है क्या कह रहा है हमें इस न्यूमेरिकल में, तो देखिए ये क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। तो हमें यहाँ पे कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ, मतलब हमें डिस्टेंस दोनों के बीच की गिवन है, कितनी है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, और जो किसकी वैल्यू है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो आगे हम पढ़ेंगे ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है। तो ये सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस हमें गिवन है। इफ़ द एंगुलर डायमीटर ऑफ सन इज़ 2000 सेकेंड है ये, तो ये हमें थीटा गिवन है, पैरेलैक्टिक एंगल। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सन। तो जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल में डायमीटर ऑफ मून हमने फाइंड आउट किया, वैसे ही यहाँ पे हमने डायमीटर ऑफ क्या फाइंड आउट कर लेना है, सन। तो हम सन पे जाके वो 2 पॉइंट्स नहीं बनाएंगे, हम अर्थ के एक पॉइंट पे खड़े होके सन के 2 अलग अलग एंड्स को देखेंगे, तो वो डायमीटर ही है। तो देख लीजिए सॉल्यूशन भी आपके सामने है। थीटा हमें 2000 डिग्री दिया था और इसे हमने चेंज करना है रेडियन में। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा और वो एक्सप्लेन करके सॉल्व किया। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं किससे,
तो 1 सेकेंड में कितने रेडियन थे, तो हमने पढ़ा था 1 सेकेंड में कितने रेडियन थे। तो देख लीजिए आपके पास वैल्यू कितनी थी, तो 1 सेकेंड में 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन थी। तो आपको कितने रेडियन दे रखा है, 2000 रेडियन, 2000 सेकेंड। ठीक है, आपको कितना सेकेंड दिया, 2000 सेकेंड। तो उस पर आप वो वैल्यू मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और वो रेडियन पे आ जाएगी। तो 9.7 इंटू 10⁻³ रेडियन आ गए। ठीक है जी, तो ये आ गया। अब हमें जो है ये तो एंगल दिया है, अब दोनों के बीच का डिस्टेंस भी दिया है। तो डिस्टेंस हमारा 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर है। हमने निकालना है डायमीटर ऑफ सन। तो एंगल का फॉर्मूला लेंथ ऑफ आर्क, तो ये देखिए जो सन की डायमीटर है वही लेंथ ऑफ आर्क है, अपॉन में रेडियस, तो जो दोनों के बीच का डिस्टेंस था वो रेडियस है। तो थीटा इक्वल टू d/d लिखा यहाँ के बेसिस पे। अब हमें तो क्या निकालना है, डायमीटर ऑफ सन मतलब बेसिस। तो d हो जाएगा थीटा इंटू डी। थीटा की वैल्यू है आपके पास 9.7 इंटू 10⁻³ और डिस्टेंस जो है वो 1.496 इंटू 10⁻11। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा और डायमीटर ऑफ सन आ जाएगी 1.45 इंटू 10⁹ मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये दो एग्जाम्पल पैरेलैक्स मेथड के ऊपर बेस्ड हमने समझ लीजिए है। कंफ्यूज नहीं होइएगा, एंगल के सामने जो होगा वो लेंथ ऑफ आर्क होती है और वो डायमीटर भी हो सकती है और रेडियस भी हो सकती है। मान लीजिए यहाँ रेडियस निकालने बोलते तो हम इस डायग्राम में इस एंड तक नहीं लेके जाते, हम यहाँ एक लाइन लेते और हमारे दो ऑब्जर्वेटिंग पॉइंट फिर ये एंड पे और ठीक सेंटर पे होता। ठीक है, ऐसे बन जाता और यहाँ थीटा बनता और लेंथ ऑफ आर्क फिर रेडियस हो जाता। अभी लेंथ ऑफ आर्क कौन है, डायमीटर, पर अगर ऐसे लाइन होती रेडियस निकालनी होती तो लेंथ ऑफ आर्क कौन होता, रेडियस। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएंगे। अब एक दो न्यूमेरिकल मैं आपको दे रहा हूँ, आप सॉल्व करके ना फिर मुझे आप सेंड करिएगा। आंसर मैंने साथ में लिख दिए हैं। ठीक है, कैलकुलेशन नहीं, आंसर मैंने साथ में लिख दिए, आप सॉल्व करिएगा और फिर मैच करिएगा आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं कि नहीं हुए। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके जो है ये थर्ड क्वेश्चन है, इसमें से आप गिवन और जो फाइंड करना है वो लेके कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आंसर मैच कर लीजिएगा। सेम ऐसे ये फोर्थ क्वेश्चन भी मैंने आपको दे रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये दो न्यूमेरिकल सॉल्व करके मुझे भेजिएगा, फिर इसके बाद हम आगे के टॉपिक जो है फिर वो स्टार्ट करेंगे।